तो यहाँ देखो क्या पढ़ना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम लेते ही क्लियर हो रहा है कि जो भी हम फंक्शन पढ़ने वाले, जैसे इसके पहले आप पढ़ते थे कि x² + 2 अगर कहीं पे लिखा हुआ है और ये y है तो दिस इज द फंक्शन ऑफ x, दिस इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है ना, जिसको हम fx ऐसे रिप्रेजेंट भी करते थे, fx, ये हमने फंक्शन पढ़ा था। लेकिन अब ये फंक्शन हमें किसके टर्म्स में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स में पढ़ना है, मतलब कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट जो हमारे पास होते हैं उनके टर्म्स में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उनके टर्म्स को रिलेट करने के लिए आपके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे आप साइन, कॉस, टेन को रिलेट कर सको अपने रियल वैल्यूज से। ठीक है ना, और रियल वैल्यू से आपको अगर इसे रिलेट करना है तो आपको एंगल आना चाहिए, क्योंकि एंगल में एक टाइप का जो एंगल है जिसको रेडियन बोलते हैं वो रियल वैल्यू होता है। ठीक है, और उसे हम काफ़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। से हम क्या करेंगे, जो हमारा यूनिट सर्कल होता है, एक सर्कल बना लो। यूनिट सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है, किसके पास जो रेडियस होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसको हमने एक एक्सिस पे मान लेते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। और यहाँ पे इसको हम एक्स एक्सिस बोल लेते हैं, इसको वाई एक्सिस बोल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, और ये एक्स डैश हो जाएगा और ये वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब द रेडियस इज 1। ठीक है, जब रेडियस 1 है तो जितना ज़्यादा ये रोटेट करेगा, जो लाइन है हमारी वो जितनी ज़्यादा रोटेट करेगी एंगल उसी के बेस पे चलेगा, यानी 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, जितना ज़्यादा आप इसको मूव करा लो उतने रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, और अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया तो जाहिर सी बात है ये 1 है तो 1 ही रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आने वाला। आएगा क्या, नहीं आएगा। और ये जो है हमारे पास ये थीटा है, थीटा मतलब एक्स भी कह सकते हो आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि आपका एंगल है ये क्या है, एंगल है, नहीं है। और ये एंगल कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जितना रोटेशन होगा, द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द एंगल। इन रेडियन फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सिंपल होता है इसको कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैटर करता है, वो मैटर करता है, और उसके बेस से आसानी से निकाल लेते हो आप। ठीक है, रेडियन के फॉर्मेट में हम इसे सारा कुछ करने वाले हैं यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैंने ये एज्यूम कर लिया, ये अब मैं क्या कर रहा हूँ कि रिलेट करना चाहता हूँ अपने साइन कॉस को इनके जो ग्राफ्स हैं उनके बेस पे, या फिर उनको किसी तरीके से रिलेशन मुझे चाहिए। तो सबसे पहला काम करते हैं कि इस ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल बना लो इस पॉइंट्स को लेते हुए। मान लो इसे हमने यहाँ पे ए मान लिया, ये आपके पास बी है और ये क्या है, ओ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये पॉइंट मैंने ए माना, द डिस्टेंस बिटवीन बी टू ओ। क्यों नहीं हो रहा, चलो देखो तो क्या मिलेगा, अगर तुमने इसको ए माना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को ए माना है और इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक है, क्लास 10 में तुमने पढ़ा था इसके बारे में, अब जो है उसे डायरेक्ट रियलाइज करना सीख लोगे, और ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी होगा आपको साइंस और आपके मैथ के लिए, मतलब फिजिक्स और मैथ के लिए। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा है और ये हाइपोटेन्यूस गिवन है। चलो इसको एच मान लेता हूँ तुम्हारे लिए, और ये क्या हमारे पास है, बी है, और ये क्या है, ए है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा ट्रायंगल मिलता है तो आपको पता है कि अगर हाइपोटेन्यूस पता हो और हमें बेस पता करना हो, हाइपोटेन्यूस क्या है पता है और बेस हमें क्या करना है, पता करना है, तो क्या होगा बताओ, सिंपल तरीका क्या होता है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस पता है और बेस पता करना है, क्या होता है, कॉस से होगा ना। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसको मिटा देता हूँ, वहाँ से अब देखो ध्यान से। ठीक है, इन ट्रायंगल ए
ए ओ बी बोल लो या फिर ए बी ओ बोल लो, ठीक है, ए ओ बी ए बी ओ, क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा। अभी तुमने बोला था कि कॉस थीटा लेंगे क्योंकि हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है इसका फॉर्मूला। हाइपोटेनस मतलब ए ओ अपॉन, तुमने बताया ना, हाँ बेस बाई अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा ओ बी बाई ए ओ बी बाई ए होगा, ठीक है। और यहाँ से ओ बी निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ओ बी को छोड़ो ना, इसका जो इसकी वैल्यू है उसको रख लो। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बाई वन, ए बाई, और यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, कॉस थीटा। ध्यान रखना है इसको कि जब भी आपके पास ऐसा कुछ ट्रायंगल है और ये आपके पास थीटा है, ये मान लो कि आपने ए मान लिया और ये आपके पास एच है, तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा, ए इज कॉस थीटा, कौन सा, एच कॉस थीटा, ए इज इक्वल टू एच कॉस, यहाँ से देखो ना वन था ना, यहाँ पे वन के बदले एच होगा तो क्या होगा, ये एच मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये अब मतलब आपको हर बार ये काम करने की जरूरत नहीं है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड ऑन दिस लेवल। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ तो बी क्या हो जाएगा, तो बी एक बार यहाँ पे निकाल के देख लो, पता है वैसे। अगेन अगर हम बात करते हैं साइन थीटा की, अगर हम बात करते हैं किसकी, साइन थीटा की, तो साइन थीटा में क्या मिलेगा बताओ, साइन थीटा में क्या मिलेगा, पी बाई बी होता है, हाँ पी बाई बी होता है, सर फोड़ दूंगा, पी बाई एच होता है। तो पी कितना है हमारे पास, ए बी, और एच कितना है, ए ओ या, ठीक है, ए बी कितना है हमारे पास है, तो बी, और ये है वन, और यहाँ पे है क्या, साइन थीटा, यानी कि बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन थीटा मिलेगा, मिलेगा। यानी कि आप डायरेक्टली बी इक्वल टू अगर कहीं भी तुमसे पूछा जाए तो क्या लिख सकते हो, एच साइन थीटा। ये अब आपको कंफर्म रहना चाहिए हर समय, वेन एवर यू हैव एच मतलब हाइपोटेनियस, देन यू कैन फाइंड द बेस एंड परपेंडिकुलर डायरेक्टली। अरे बात समझ में। और ये पैटर्न हर समय याद रखना, जितनी जल्दी इसे यूज करना सीख जाओगे, जितना जल्दी इसे अडॉप्ट कर लोगे, उतना तेज काम कर सकते हो आप, क्योंकि हर बार आप ये 2 लाइन 3 लाइन लिखोगे नहीं, इट टेक टाइम, और इसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलो, तो ये आपको जो वैल्यू मिली है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और दोबारा वहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू क्या मिला, अब तो यहाँ पे नाम तो याद हो गया होगा, अब वहाँ से देखो और बताओ मुझे, ए इक्वल टू क्या मिलेगा, एच वन था हमारे पास, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। ये आपको एक मिला था और ये दूसरा वाला इक्वेशन था हमारे पास, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, क्योंकि ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम को तो ओबे करेगा ही करेगा, उसको वैलिड तो कर नहीं सकता, करेगा क्या, कैसा भी ट्रायंगल हो वैलिड तो नहीं करेगा ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा तो ट्रायंगल नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम को एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, आप जैसा बन करे वैसे लिख लो, ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ए ओ स्क्वायर का होना चाहिए क्या इक्वल, नहीं होना चाहिए। अच्छा, ए बी कितना है हमारे पास है, ये है बी स्क्वायर प्लस ये है ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। बी का मतलब साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यू कैन से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या आपने इसका प्रूफ पढ़ा था इसके पहले भी, समझ में आया नहीं आया। तो ये एक तरीके से आपने प्रूव कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना एक बात को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो 1 हो रही है वो किस कोऑर्डिनेट में हो रही है, फर्स्ट, यानी कि 90 से लेकर 0 से लेकर 90 के बीच में। अभी हमने इसके लिए चेक नहीं किया है, किया है क्या, यानी इसीलिए आपसे बोला जाता है कि दिस इज एन एक्यूट एंगल, दिस इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब कि 0 से 90 के बीच में ही ये लाई करेगा तो ये वैलिड है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना।
अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या फिर जैसा भी है, तो ये 90 के बाद अगर वैल्यू आती है तो क्या हो सकता है, 90 के नीचे अगर उसकी वैल्यू आती है तो क्या हो सकता है, अगर उन सारी चीज़ों के बारे में हम देखें और एंगल का उसकी वैल्यू निकालना चाहें एग्जैक्टली 1 बाई 1 सेपरेटली, तो क्या होगा, इसके बारे में अगर हमें बात करनी है तो क्या हो सकता है बताओ। मिटा इसे, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, अभी तुमको ये चीज़ तो दिखाई दे रहा है कि जो हमारा BOA है, ए जो है जैसे जैसे शिफ्ट होगा एंगल वैसे वैसे चेंज होगा, होगा ना। और कंप्लीट रिवोल्यूशन अगर कर लेता है तो क्या होगा, अगर ये कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेता है तो क्या होगा, कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है तो क्या होगा, ये सर्कल है तुम्हारा और ये लाइन यहाँ पे थी, इसने कंप्लीट रिवॉल्व कर लिया अपने आप को, तो कितना एंगल बनेगा, 2 पाई बनेगा ना। याद है कि भूल गए, भूल गए। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने इस पॉइंट को मान लिया P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R, इसको मान लिया S, ठीक है ना। तो आपको पता है इनकम्प्लीट रिवॉल्यूशन आपको एंगल जो मिलेगा, एंगल कितना होगा, एंगल विल बी 2 पाई। आप ऐसे लिख सकते हैं इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। अगर एक 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो कितना एंगल बनेगा, 2 पाई बनेगा। और ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये 4 पार्टों में क्लियरली बटा हुआ है, 4 क्वाड्रेंट है इसके। यानी कि अगर मैं यहाँ बात करता हूँ POQ की, वो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ किसकी, POR की, वो पाई हो जाएगा, POR, ये रहा R, हाफ नहीं हो गया तो पाई बचा ना। टोटल आपके पास 2 पाई था, उसको हाफ कर दिया, क्या बचा, पाई बचेगा। नहीं समझ में आ रहा। अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है हमारे पास है आपको बात की जा रही है POS की, ठीक है। POS कितना होगा, तो अगर आपको ऐसे क्लियर समझ में नहीं आ रहा तो 1 बाई 1 करके देख लो। ये π/2 है ना, दिस वन इज ऑल्सो π/2 और दिस वन इज ऑल्सो π/2। तो 3 एंगल π/2 के हैं, उसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 इंटू π/2 नहीं मिलेगा क्या, यानी आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3 π/2। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो और एंगल के बेस पे निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल लोगे कि टोटल कितना होता है, 270 होगा। 270 को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 3 π/2 आ जाएगा। बट आई थिंक 270 को रेडियन में कन्वर्ट करने में जितना टाइम लगेगा उससे बहुत कम टाइम लगेगा ऐसे सोचने में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास बचा, अगर हम बात करते हैं कंप्लीट रिवोल्यूशन की, तो आपको पता ही 2 पाई होता है। अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात करते हैं किसका, POP भी है, मतलब POP, अगेन उसी पे POP। लेकिन वहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो POP आप ले रहे हो वो क्या कर रहे हो, उस लाइन को कंप्लीट रिवॉल्व करने के बाद ले रहे हो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको मैंने पहले लिख दिया था कि ये 2 पाई कंप्लीट रिवोल्यूशन पे कितना होता है, 2 पाई होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ एंगल्स के बारे में, मतलब एंगल का जो वैल्यू है साइन कॉस टेन के बारे में, या पहले साइन कॉस को देख लो, बाद में हम टेन देख लेंगे और बाकी जो टर्म्स है उसको देख लेंगे। तो क्या हो सकता है, क्योंकि एंगल निकालना तो आपको आता है लेकिन 90 तक आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता, और वो भी आपको याद है, याद होगा ना 90 तक। लेकिन उसके बाद का क्या होगा, तो ये ग्राफ जो है हमें वो बता देगा कि उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद का एंगल कैसे निकाल सकते हो आप। एक बात बताओ, अगर मैं इस A के बारे में बात करता हूँ तो उस A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू। तो A की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू क्या हुआ, बोलती नहीं है। चलो
ठीक है। ए की वैल्यू ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए बी हो गया। सेम प्रोसीजर वाइज अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ यहाँ भी तो मिलेगा, एस के लिए भी कोऑर्डिनेट मिलेगा, आर के लिए भी कोऑर्डिनेट मिलेगा और क्यू के लिए भी कोऑर्डिनेट मिलेगा। मिलेगा क्या? हाँ, ए और बी ही मिलने वाला है क्योंकि ए और बी वेरिएबल है, चेंज होने वाला है, बदलाव करेगा वो। लेकिन क्या मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता? यहाँ पे देखो तो कि मुझे पता है कि यहाँ से अगर ये लाइन कभी भी यहाँ पे टच करता है तो ये 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज दिस इज द रेडियस 1, बिकॉज दिस इज द रेडियस। तो यानी कि आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी क्या यहाँ पे? यानी x की वैल्यू 1 मिलेगी। आई कैन राइट दिस 1। y की वैल्यू, y की वैल्यू, कोई एक ग्राफ है उस पे मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है? कुछ भी है, मतलब एक कुछ भी हो, x है, अगर 1 है तो 1 होगा, लेकिन y कितना है? 0। तो यहाँ पे तो कंफर्म कर दिया ना कि x की वैल्यू 1 है, y कितना होगा? 0। अब इसको देखो, इसको बताओ, यहाँ पे x क्या है? 0 और y कितना है? +1 यानी कि 1। यहाँ पे देखो x माइनस में चला गया यानी x इज द -1 और y, और यहाँ पे ध्यान से देखो, x तो 0 हो गया ना और y -1। ठीक है। अब हम जो है इस पे काम करेंगे फिर कि अगर तुम्हें हर जगह पे a और b की वैल्यू पता चल गई है तो एट दिस पॉइंट पे, एट पॉइंट p पे, या फिर एट हम ऐसा कर लेते हैं कि जो थीटा है ना उसी को बता देते हैं कि थीटा की वैल्यू सबसे पहले हमने π/2 ले लिया। क्या ले लिया? π/2 का मतलब ये a पॉइंट कहाँ पहुँच गया? q पे। a पॉइंट कहाँ पहुँच गया? q पे। जो a की वैल्यू है और जो b की वैल्यू है वो आपको पता है। आपको पता है कि a बराबर कितना है? 0 और b बराबर कितना है? 1। ठीक है, ये बस आपको कोरिलेट कर रहा हूं मैं। तो a की वैल्यू आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में क्या है एट दिस पॉइंट, अभी हमने निकाला था कुछ देर पहले। क्या है? a इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा। यानी कि ये इंप्लाई क्या करेगा कि cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा का मतलब cos π/2 इक्वल टू a का मतलब 0, यानी cos π/2 की वैल्यू कितनी आ गई? नहीं समझ में आया? यहाँ देखो, a cos थीटा आपने पहले ही प्रूव किया था, मतलब पहले ट्रायंगल से निकाला था। अब ये थीटा जो है चेंज हो रहा है कितने से? तो थीटा हो गया π/2, ये रहा π/2। और एट π/2 जब थीटा को हमने π/2 किया था तो a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू 0 रख दिया, थीटा की वैल्यू π/2, तो क्या मिलना चाहिए? 0 मिल गया। उसी तरीके से क्या साइन नहीं मिल जाएगा? फिर हमें पता है कि b इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इस कंडीशन में। तो यहाँ से अगर मैं केवल b की वैल्यू कितनी है? 1 है और इक्वल टू क्या है? साइन थीटा है। ठीक है, या फिर ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं इसको, साइन थीटा, थीटा का मतलब π/2, थीटा का मतलब, और यहाँ पे कितना? b की वैल्यू कितनी है? तो क्या आपको समझ में आया ये बात? cos π/2 0 और sin π/2, ठीक है, मतलब cos 90 0 होता है और sin π/2 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 0 डिग्री की बात करेंगे, लास्ट में करेंगे, पहले π/2 से अगर हमने स्टार्ट किया तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है ना, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट देख लो कि जब थीटा की वैल्यू, ये फर्स्ट पार्ट बना लेता हूँ मैं इसे, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? पाई से कहाँ पहुँच गई? यहाँ पे कितना हो गया? ये सो रहा है सब क्या? क्यों यहाँ पहुँच गया ना, तो थीटा कितना हो जाएगा? पाई नहीं हो जाएगा? हो गया ना। तो इस कंडीशन में a की वैल्यू और b की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? -1 और b की वैल्यू कितनी है? यानी कि आप इसे कंक्लूजन निकाल सकते हो, कुछ बता सकते हो आप? नहीं बता सकते कि आपको पता है a बराबर cos थीटा होता है और b बराबर sin थीटा होता है। तो a का मतलब -1, यानी मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ
कि कॉस पाई इक्वल टू -1 मिलेगा और साइन पाई इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है तनु? ठीक है, तो एंगल्स कैसे मॉडिफाई हो रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं वो याद रहेगा। अब ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। π/2 का मतलब कहाँ पॉइंट जा रहा है, पॉइंट आपको ध्यान देना है। π/2 का मतलब यहाँ पे और इस पॉइंट पे क्या होता है, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि a का मतलब cos थीटा और b sin थीटा। ठीक है, सिंपल है ना। तो ये आपको पाई के लिए मिल गया, ये π/2 के लिए मिल गया, फिर पाई के लिए मिल गया। इसके आगे वाले एंगल को भी निकाल लेते हैं। हाँ छुटकी निकाल लेना। क्या मिलेगा बताओ, जब थीटा की वैल्यू यहाँ पहुँच गई 3π/2 था, 3π/2, और अगर डिग्री में बात करते हैं 270 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है कि a बराबर क्या है और b बराबर क्या है। यहाँ पे देखो a बराबर क्या है 0 और b बराबर क्या है -1। यानी कि अगर हम बात करते हैं, मैं डायरेक्टली लिखूँ क्या अब, कि cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा का मतलब cos 3π/2 लिख दूँ, 3π/2, और यहाँ पे sin 3π/2 क्या मिलेगा, cos थीटा इक्वल टू a होता है, a का मतलब 0, और sin थीटा इक्वल टू b यानी कि -1। हाँ जी, प्रॉब्लम है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा, फोर्थ पार्ट में जो अगर थीटा की बात करते हैं, थीटा क्या है, 2π है। क्या है, 2π है। और 2π होने के बाद अगर हम बात करते हैं ab की वैल्यू, चलो लिख देता हूँ। a की वैल्यू कितनी है बताओ, b की वैल्यू कितनी है। a कितना मतलब, a मतलब cos थीटा, a मतलब यानी कि cos π/2, cos 2π और sin 2π। ठीक है, cos 2π मतलब a यानी 1 और sin 2π मतलब b मतलब, तो क्या ये आसान नहीं है। एक छोटे से ग्राफ को अपने माइंड में अगर तुमने सेट कर लिया, बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रोसीजर है, तो तुम इन एंगलों के बारे में जान सकते हो, कब माइनस में आएगा, कब प्लस में आएगा, कब -1 आएगा, +1 आएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ नहीं? अच्छा, अब इससे कुछ कंक्लूजन निकालने वाले हैं हम, और वो कंक्लूजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो तुमने नहीं पढ़ी थी क्लास 10th में। तो क्लास 10 में तुमने पढ़ा तो था उसको, बट उसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में नहीं जाना था। पढ़ा था लेकिन लिमिटेशंस को नहीं जाना था, डायरेक्टली तुम यूज कर रहे थे उसे। अब उसके लिमिटेशंस को हमें यहाँ पे समझना है, और लिमिटेशन समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में जो कंक्लूजन्स है वो आपको पता रखना पड़ेगा। इसे मिटाओ। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, मैं इस ग्राफ को यहाँ पे जानबूझ के रख रहा हूँ, क्योंकि इस ग्राफ में सारा का सारा निचोड़ है। मतलब जो भी मैं पूछूँ इसमें से देख के बता सकते हो अब, है ना। तो एक बात बताओ मुझे सबसे पहले कि साइन की वैल्यू मुझे चाहिए 0। साइन की वैल्यू क्या चाहिए मुझे, 0 चाहिए। मतलब साइन x बोल लो या साइन थीटा बोल लो, साइन थीटा की वैल्यू 0 चाहिए मुझे। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 कब कब आती है बताओ, वहां पे देख के बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू 0 कब कब आती है। जब जो थीटा है हमारे पास, जब जो थीटा है वो क्या आ रहा है, तो सबसे पहले साइन 0 है आपको किस पे, 0 डिग्री पे, है ना। और दूसरा 0 डिग्री बोलो या 0 रेडियन बोलो, दोनों चलेगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर 0 कब है, साइन की वैल्यू 0 कब है। हाँ तानू, अरे साइन की वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है, बी पार्ट 0 होना ना। तो बी पार्ट 0 कब है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे है, कितने पे, 180, मतलब कि 2π, मतलब कि
फिर यहाँ पे तो नहीं है, 2 पाई, पाई होता है, ये पाई है ना, हाँ, तो 2 पाई क्यों बोला? आपने तो बोला। बहुत पीटेगी तू, समझ गई? ये पाई है हमारे पास। नेक्स्ट देखो तो, नेक्स्ट है हमारे पास 2 पाई नहीं है, यहाँ पे आके हो गया ना 0, फिर ये 0 से स्टार्ट हुआ था, फिर दोबारा जाएगा तो 2 पाई नहीं हो जाएगा। अच्छा रिवर्स चलो, अगर हम रिवर्स चलते हैं तो क्या होगा, बताया था आपको कि एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो अगर मैं रिवर्स जा रहा हूँ नीचे की तरफ से, तो जब नीचे की तरफ से जाऊँगा तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ तो 0 नहीं हो रहा, साइन साइन यहाँ 0 हो रहा है, यानी -पाई पे 0 हो रहा है। किस पे हो रहा है? -पाई पे। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले प्लस पे लिखता हूँ, फिर माइनस पे लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पे है कि 2 पाई का मतलब रिवर्स पहुँचा है वहाँ पे, यानी वहाँ पे क्या हो जाएगा, +-2 पाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। और उसके साथ साथ फिर प्लस वाले से देखो, ये आप पाई पे आए थे ना, फिर ये कहाँ पहुँच गया, फिर एक बार और यहाँ पहुँच जाओ ऐसे, फिर एक बार और पहुँचो यहाँ पे। आपको बताया था, एक क्वेश्चन दिया था इसका, जिसमें 480 डिग्री का एंगल बनाया था। नहीं होता, ये लाइन जो है ऐसे घुमा रहे हो आप घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, तो एंगल नहीं बनेगा क्या? एंगल तो बढ़ते जाएगा ना, एंगल रोटेट होते जाएगा। यानी कि आपके पास जो मिल रहा है यहाँ पे 0 पाई 2 पाई, और एक बार और आपने रोटेट कर दिया, यहाँ तक पहुँचे तो 3 पाई मिलेगा, और एक बार यहाँ पहुँच गए तो फिर 4 पाई हो जाएगा वो। यानी इस तरीके से क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ते जाएगा क्या? नहीं होगा, बढ़ते जाएगा ना। इसका मतलब क्या मिल रहा है आपको? इसका मतलब एक पार्टिकुलर पैटर्न मिल रहा है, साइन के वैल्यू को 0 होने के लिए एक पार्टिकुलर पैटर्न मिल रहा है कि अगर आपकी जो वैल्यू है एंगल की, या तो वो 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, प्लस माइनस में, तो वो सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। साइन की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे, 0 होगी। यानी कि आप लिख सकते हो कि साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे, कि पाई के मल्टीपल में ही तो है, पाई का मल्टीपल है, क्या है पाई का, तो पाई का जो मल्टीपल है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि इट इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू पाई का मल्टीपल, और पाई का मल्टीपल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, n पाई, n पाई होता है, जहां पे हम ये बता देंगे कि n क्या है, n इज द एलिमेंट ऑफ z, n क्या है, एलिमेंट ऑफ कोई भी इंटीजर रख लो इसमें, हमें ये मिलेगा, 0 रख दिया तो 0 मिल जाएगा, 1 रखा तो ये मिलेगा, -1 रखेंगे तो भी तो -1 मिल जाएगा, +2 रखा तो +2, -2 रखा तो -2 पाई मिलेगा। तो प्रॉब्लम है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू n पाई के फॉर्मेट की हो, क्या हो, n पाई के फॉर्मेट का हो। बस समझ में आ रहा है? यानी कि अगर मैं तुमसे कहीं पूछ दूं, तो जैसे अभी साइन के लिए देखा, वैसे कॉस के लिए भी देखो कि कॉस थीटा इक्वल टू 0 कब होगा। अगर मुझे चाहिए कि कॉस थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो कॉस थीटा 0 कब होगा। हमारे पास बहुत सारे टर्म्स मिला था, बहुत सारे पैटर्न मिले थे, अभी जो हमने एक वो बनाया था, जो आपने सर्कल बनाया था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपको 0 0 मिल रहा था ना कहीं तो मिल रहे थे। तो 0 कब कब मिल रहा था, याद है 0 कब कब मिल रहा था? ये जो पैटर्न है, अगर नहीं याद आ रहा तो एक बार दोबारा देखो, इससे यही था ना हमारे पास। इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, ये होता है आपके पास 1 0, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 0 1, यहाँ पे क्या होगा -1 और 0, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा 0, -1, ठीक है। ये जो फर्स्ट टर्म होता है वो x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है, और जो x की वैल्यू होती है वो क्या होता है हमारा, वो होता है b, यानी कि cos थीटा। यानी फर्स्ट टर्म जहाँ भी है वहाँ cos थीटा है। हम बात कर रहे हैं 0 की, 0 कहाँ पे आ रहा है, एक तो हमारे यहाँ पे आ रहा है 0, यानी 0 कहाँ पे आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास 0 के लिए,
एक तो हो रहा है पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पाई बाई 2 मैंने यहाँ से ऊपर जो हमारे पास ये कौन सा ये डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ तो मुझे पाई बाई 2 मिलेगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज चलूंगा तो क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि एंगल हमें प्लस भी होता है माइनस भी होता है, यानी कि क्या होगा, या तो प्लस हो या माइनस हो, दोनों ही सिचुएशन के लिए 0 मिलेगा हमें। या दूसरा पार्ट देखते हैं, यहाँ तो 0 नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ किस पे है, 3 पाई बाई 2 पे है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 पे प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, यानी प्लस 3 पाई बाई 2 के लिए भी और माइनस 3 पाई बाई 2 के लिए भी क्या होगा, 0 होगा। अच्छा उसके बाद इस तरीके से और हम आगे मूव करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो पहले हमने यहाँ पास पाई बाई 2 मिला था, यहाँ पे फिर 3 पाई बाई 2 मिलेगा, फिर दोबारा यहाँ पे आएंगे तो 2 पाई हमें मतलब 2 पाई बाई 2 को ऐड करना है, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 2 नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 5 पाई बाई। तो इस तरीके से ये एक पैटर्न मिल रहा है हमें, ठीक है। और ये पैटर्न जो मिल रहा है उसको हम कुछ एक सेटअप पे लगा अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक पैटर्न बना सकते हैं इसका। क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, नेक्स्ट क्या आएगा 7 पाई बाई 2, उसके बाद 9 पाई बाई 2, ठीक है ना। यानी एक ऑड नंबर का पैटर्न बन रहा है हमारे पास, यानी आप डायरेक्टली कह सकते हो कि कि कॉस थीटा 0 होगा जब थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो, ये होना चाहिए ना, ऑड मल्टीपल क्या होता है? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। ऑड इंटीजर मल्टीपल, इंटीग्रल भी वही चीज़ है हमारे पास है, ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब उसके साथ मिला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना चाहिए, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के साथ प्लस या माइनस चलेगा ना, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल के लिए अगर हम कोई एक पैटर्न बनाना चाहें, कोई एक छोटा सा वो लिख दें हम, तो क्या हो सकता है, फॉर्मूला लिख दें यहाँ पे जिसमें हम n की वैल्यू पुट अप करें तो हमें ऑड ही मिले हर बार। तो आपको अभी बताया था कि क्या होगा, 2n प्लस 1, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो इवन हो जाएगा, प्लस 1 कर दो ऑड बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2, ये आपका क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो जब थीटा ये होगा तब क्या होगा, ये 0 होगा, ठीक है। n की वैल्यू प्लस में रखेंगे तो प्लस में वैल्यू मिलेगी, माइनस में रखेंगे तो वैल्यू माइनस में चली जाएगी, समझ आ रहा है ना। यानी हमें माइनस प्लस लगाने की जरूरत हमें नहीं है, हम बस यहाँ पे ये बता सकते हैं कि जहाँ n है वो क्या होगा, एलिमेंट होगा किसका, z का, एलिमेंट क्या किसका होगा, z का। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे क्या कि cos थीटा गिव अस ऑलवेज 0 वैल्यू व्हेन द थीटा इज इन द फॉर्म ऑफ 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। इस फॉर्मेट का अगर होता है तो ये हमें हर समय क्या देगा, 0 वैल्यू देगा, ठीक है, याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको एक बार मैं मिटाता हूँ यहाँ पे, ये तो कोई पैटर्न समझाने के लिए मैंने लिखा है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि cos थीटा इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट थीटा क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, ठीक है। इसको इम्प्लाई दैट बोलते हैं, ये इम्प्लाई करता है, ये गिव, ये देता है हमें, ये कंफर्म करता है कि थीटा क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, अगर ये दो चीज़ें तुम्हें पता चल गया, मतलब साइन थीटा पता चल गया, कॉस थीटा पता चल गया, तो साइन कॉस के बेस पे हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स थे, प्रोडक्ट का जो रिलेशन हमने सीखा था, ठीक है, उनको डिफाइन कर लेते हैं, उनका डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है अगर उसके रिस्ट्रिक्शन और बाकी चीज़ों के बारे में हम ना बताएं तो। जैसे कि सबसे पहला आपने क्या पढ़ा था, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ से अगर मैं यहाँ कॉसेक थीटा निकालता हूँ तो क्या मिलेगा, 1 बाई साइन थीटा मिलेगा क्या, ठीक है। और आपको पता है कि ये जब 1 बाई साइन थीटा है मतलब कि एक रेशनल फॉर्मेट में है, और जब भी कोई चीज़ रेशनल होता है तो उसका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए दैट नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो नॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, चलो नॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होना चाहिए, क्या होता है, ये आपने पढ़ा था, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो रूल है जो अभी हमने देखा था कि क्या होना चाहिए, कॉस यहाँ पे जो साइन थीटा है
दैट नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। और थीटा अगर नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही बनता है ना कि जो थीटा है वो इक्वल नहीं होना चाहिए किसके? तो ऐसी कोई भी वैल्यू थीटा के इक्वल नहीं होनी चाहिए जो साइन थीटा को 0 कर दे, है ना? तो क्या क्या हो सकता है ऐसा? तो अभी तुमने देखा था कि साइन थीटा 0 कब होता है? जब थीटा जो है एन पाई के फॉर्मेट का हो। थीटा किसके फॉर्मेट का हो? एन पाई के फॉर्मेट का हो। और जहां पे एन क्या है हमारे पास? एलिमेंट ऑफ जेड है। ठीक है, तो एक आपके पास कंडीशन ये हो गया, मतलब एक आपने कॉस थीटा के बारे में सीखा था, इसका डेफिनेशन ये हो गया कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है, सॉरी कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है। और कॉसेक थीटा में जब भी कोई वैल्यू आप एन पाई के फॉर्मेट का रखोगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात क्या है, आपने ये तो साइन और कॉसेक का रिलेशन हो गया। दूसरा क्या पढ़ा था आपने? कॉसेक और सेक का, कॉस का और सेक का पढ़ा था ना? ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसे कि सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो जाहिर सी बात है कॉस थीटा भी क्या होना चाहिए? जो ये कॉस थीटा है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जब कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है उस पर ध्यान देना है हमें। तो थीटा क्या नहीं होना चाहिए? तो थीटा इसे आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये तो यहाँ के लिए है ना, और थीटा तो यहाँ पे है। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों सेम है। तभी आप थीटा के बारे में बात करोगे, थीटा क्या होना चाहिए, इसमें ये वैल्यू अप्लाई नहीं करेंगे हम। ठीक है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वैसे यहाँ बताओ थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? तो चूंकि सारा रिस्ट्रिक्शन कॉस के ऊपर है कि कॉस 0 नहीं होना चाहिए। कॉस 0 कब नहीं होता, या कॉस 0 कब होता है, पहले ये बता दो। तो कॉस 0 होता है जब थीटा जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के फॉर्मेट का हो, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 क्या होना चाहिए? इस पे इनपुट हम नहीं दे सकते, यानी हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या होना चाहिए? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के फॉर्मेट का नहीं होना चाहिए, है ना? तभी तो 0 नहीं होगा। और जहां पे n क्या है हमारे पास? एलिमेंट ऑफ जेड। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर हम बात करते हैं टेन थीटा का, तो टेन थीटा क्या होता है? 1 बाई, सॉरी वैसे दोनों में से ले सकते थे हम, 1 बाई कॉट थीटा भी ले सकते थे, लेकिन कॉट के बारे में तो पता नहीं है अभी आपको, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा ले लो। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर से अगेन क्या आ गया नीचे? यहाँ कॉस तो 0 नहीं होना चाहिए। कॉस 0 ना होने का मतलब जो ऊपर फंडा था सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या कि थीटा क्या होना चाहिए? थीटा इज नॉट इक्वल टू और मल्टीपल ऑफ क्या? पाई बाई 2, जहाँ पे n क्या है? इंटीजर ऑफ z है। कोई प्रॉब्लम? वैसे ही 10 के बाद क्या आता है हमारे पास? कॉट थीटा। कॉट क्या होता है? 1 चलो 1 बाई नहीं लेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए, और साइन थीटा 0 ना होने का मतलब थीटा क्या होना चाहिए? थीटा इज नॉट इक्वल टू, साइन के लिए आपको यहाँ पे पता है क्या होना चाहिए? एन पाई। क्या होना चाहिए? एन पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, जहाँ पे एन क्या है? एलिमेंट ऑफ जेड है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं ना? आसान है। चलो मिटा दूँ? चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि अभी कुछ देर पहले आपने पूरा ये जो है प्रूव किया था कि फॉर एनी रियल नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये प्रूव किया था ना आपने? ठीक है। और अब हम चाहें तो इसी को यूज करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। किसमें? बाकी जो 2 अदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था उसमें। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? सबसे पहले मान लो
कि आप टेन वाले को वो प्रूव करना चाहते हो, तो टेन थीटा के लिए क्या चाहिए आपको, साइन थीटा बाई कॉस थीटा चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट प्रोसीजर कि डिवाइड बोथ साइड बाय क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, सबसे आसान हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लो तो क्या मिलेगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, यानी क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका आइडेंटिटी आ गया क्या, आसान है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, जो नेक्स्ट आइडेंटिटी थी इसकी वो ये थी, इसको क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे तुम्हें 10 लाना है, तुमने देख लिया कि हमें कॉस से डिवाइड करना होगा, वैसे ही अगर मुझे कॉट लाना है तो क्या करूँगा, जस्ट रिवर्स कर दूंगा इसका, ठीक है ना। तो डिवाइड, ये फर्स्ट प्रोसीजर हो गया, मान लो ये दूसरा काम कर लेते हैं कि डिवाइड बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बोथ साइड अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे यहाँ से देखो तो साइन बाई साइन 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिख लेते हैं ऐसे कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब ये जो आया था मैंने इसको यहाँ लिख दिया और ये पार्ट यहाँ पे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इक्वल क्या है आपके, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक होता है ना, तो डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपको क्या मिल गया, सेकेंड आइडेंटिटी मिल गई, या थर्ड बोल लो आप, अगर फर्स्ट इसे मानते हो तो सेकेंड ये मिला आपको, थर्ड ये मिला। तो तीनों आइडेंटिटी आपको आसानी से प्रूव कर सकते हो इसके बेस पे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी वैल्यू को देखते हैं। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी वैल्यू क्या होती है, मतलब फॉर पार्टिकुलर एंगल्स के लिए, ठीक है ना। तो वो आपने पढ़ा था, 3 टर्म्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस और टेन, क्योंकि उन 3 के बेस पे आप बाकी भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि जस्ट उनका अपोजिट होता है। तो सबसे पहले आप साइन थीटा के बारे में बात कर लो कि साइन कॉस और टेन, ये आपके पास थीटा है इस साइड में, ठीक है। क्या क्या मिलेगा आपको, पहले 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन, दोनों एक ही है, ठीक है। 0 के बाद 30 का मतलब पाई बाई 6, उसके बाद 45 पाई बाई 4, फिर पाई बाई 2, पाई बाई 2 क्यों, पाई बाई 3, पाई बाई 3 नहीं हो सकता, 60, ठीक है। और 60 के बाद पाई बाई 2, देन पाई, और उसके बाद 2 पाई, ये था ना। सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, इनकी वैल्यू निकालने का एक छोटा सा तरीका जो आपको बताया था इसके पहले भी, कि हम क्या कर सकते हैं, 0 1 2 दिखाई दे रहा है ना, 3 4, बस यहीं तक ये एप्लीकेबल है, ठीक है। डिवाइड भी क्या करोगे, 4 कर दो,
और सबका रूट लगा दो। तो क्या मिलेगा आपको, इनकी एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगा बताओ, साइन जीरो की वैल्यू क्या मिलेगा, वन बाई जीरो बाई समथिंग जीरो होगा, यानी आपको क्या मिलेगा जीरो। यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2, 1/2 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2 का रूट है, यानी 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा √3/2 मिलेगा, और यहाँ पे 1 मिलेगा। अब बाकी बचा पाई और 2 पाई, पाई और 2 पाई। तो पाई और 2 पाई के लिए आप इसे देख लो, आपको ये ग्राफ तो याद हो गया होगा। अब ये तो याद हो गया होगा ना हल्का फुल्का। तो ये आपको पता है कि ये क्या होता है, यहाँ पे जीरो, हमारे पास x की वैल्यू 1 होती है, और ये 0, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे -1 0, और यहाँ पे 0 -1, ठीक है ना। हालांकि मैं 3π/2 रखा नहीं है, 3π/2 भी रख लेते हैं ना, 3π/2 भी रख लेते हैं ना। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 पाई, और यहाँ हो जाएगा 3π/2, ठीक है। तो बताओ क्या मिलेगा, यहाँ बताओ। पहले हम पाई की बात करते हैं। पाई का मतलब पहले यहाँ पे साइन थीटा है ना, साइन क्या होता है, सेकंड पार्ट वाले जो है हमारे पास बी पार्ट, इसको ए माना था हमने, ये ए और ये बी है, और बी हमारा साइन थीटा होता है, याद है या फिर बताना पड़ेगा, याद है ना। तो क्या मिलेगा हमें 0, किसके पे, पाई पे। पाई पे क्या मिला आपको 0, यानी पाई पे आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो, ठीक है। 3π/2 मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिला -1, तो -1। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये चार्ट याद करना पड़ेगा, आपको ये ग्राफ याद करना पड़ेगा, और ये ज़्यादा आसान है, ज़्यादा छोटा है। बात समझ में आ रही है ना, वो तो याद रहेगा, ठीक है ना। और π/2 की बात करते हैं तो फिर यहाँ पहुँच गया वो, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 0। कोई प्रॉब्लम है इसमें, आसान है। हाँ तनु, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, cos थीटा। cos थीटा के लिए क्या करोगे आप, कुछ पार्ट तो साइन से ले लो, कुछ पार्ट साइन से ले लो, और कुछ पार्ट ग्राफ से निकाल लेते हैं। तो साइन से क्या क्या कर सकते हैं, जहाँ पे 90 है 90 तक का कॉम्प्लीमेंट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आगे आपको 180 का सप्लीमेंट के बारे में आपको नहीं पता, इसलिए मैं सप्लीमेंट के लिए कह रहा हूँ कि वो नहीं निकाल सकते। हालांकि चाहो तो आप सप्लीमेंट को भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसे हम आगे पढ़ लेंगे, सप्लीमेंट कैसे निकलेगा वो हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल इसको देख लेते हैं। चूँकि प्लस में इसके बारे में अभी आपको पता नहीं है, दैट्स वाई। अदरवाइज हम क्या करेंगे, कॉस की सारी वैल्यू साइन से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है ना। तो यहाँ देखो cos 0 की बात करते हैं। cos 0 किसके इक्वल होगा 90 के, 90 कितना है, ये भी कितना होगा, यहाँ पे 30 है, 30 किसके इक्वल होगा, 30 किसके इक्वल होगा 60 के, और 60 कितना है 7 तो बताओ क्या मिलेगा इसका, √3/2 हो जाएगा। इसका क्या मिलेगा, सेम है वही मिलेगा, है 1/, इसका कितना मिलेगा 60 में 30 ऐड करते हैं, मतलब कि हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 0। बाकी बचा पाई, 3 पाई और 3π/2 और 2 पाई। तो यहाँ पे देखो, अगर हम पाई की बात करते हैं तो पाई फर्स्ट वाला टर्म जो है वो किसको बताता है, कॉस को, है ना। तो फर्स्ट टर्म में क्या है, यानी वहाँ पे क्या मिलेगा। और सेकेंड टर्म आपके पास दूसरी बात देखते हैं, 3π/2 के लिए तो 0 मिलेगा, और 2 पाई के लिए यानी कि -1 0 और -1 0 और +1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब बाकी बचा हमारे पास 10, तो 10 को यहाँ से ना निकाल कर हम साइन कॉस के बेस पे निकाल सकते हैं। इसे पढ़ा था ना कि साइन थीटा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कहाँ पे इन जो है इन्फिनिटी हो जाता है वो भी आपको पता चल गया, तो निकाल लो उसे। ये क्या है
0/1 0, इसको डिवाइड करो 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा 1/√3 मिलेगा। यहाँ पे 1 मिलेगा, दोनों सेम है ना। और यहाँ पे क्या मिलेगा √3, फोकस यहीं पे रखो। और यहाँ पे क्या मिलेगा नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड कर लो। और यहाँ पे क्या है 0, क्या होगा 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। आसान है नहीं? अच्छा, अब अगर मान लो साइन के बाद मैं तुमसे यहाँ पे कॉसेक के बारे में बात करता हूँ कि कॉसेक थीटा बताओ, तो क्या करोगे? मैं बस एक छोटा वाला पार्ट बताता हूँ, मतलब एक पार्ट बताता हूँ, बाकी आप कर लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसे आप कर लोगे। देख लो एक बार, बस आपको ये चार्ट बना के लाना है कॉपी पे अच्छे से। कॉसेक क्या होता है? 1/sin होता है क्या? यानी साइन का रिवर्स कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है इसका, ठीक है ना। क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी 0 है हमारे पास, 0 का मतलब क्या होता है 0/1 होता है। इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आसान है ना? हाँ, लिख दूँ क्या यहाँ पे? चलो लिख देता हूँ मैं, थोड़ा याद रहेगा फिर कि 1/0 कैसे आ गया ना। और यहाँ पे इसको रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा 2/1 मतलब कि 2। और यहाँ पे 1/√2 को रिवर्स करेंगे तो √2/1 मतलब कि वहाँ पे 2 आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना, उसको देखो। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा 2/√3। फर्दर डिवाइड तो नहीं कर सकते, या फर्दर और भी हमारा वो उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, करेंगे तो डेसिमल्स में आ जाएगा पहले, और कोई बड़ी बात नहीं है। और वहाँ देखो तो 1 का तो 1/1 ही होता है ना, 1 का मतलब तो 1/1 होता है। उसको रिवर्स भी करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 ही मिलेगा। बाकी बताओ उसके लिए 0 के लिए क्या होगा? तो अभी बताया था 0 के लिए ये 0/1 होता है, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। जहाँ भी किसी नंबर को अगर आपने 0 से डिवाइड कर दिया वो क्या हो गया नॉट डिफाइंड हो गया। लेकिन अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया तो 0, ठीक है ना, वो डिफाइंड है, मतलब 0 मतलब डिफाइंड है, ये सारी वैल्यू डिफाइंड है। और जहाँ इंफिनिटी हमने लिख दिया दैट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे क्या मिलेगा जाहिर सी बात है -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो -1 ही मिलेगा ना। और वहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? तो मेरा ख्याल है कि अब आपको बाकी कौन कौन सा बच गया? सेक और कॉट। उसको निकालने में कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली, निकाल लोगे क्या? हाँ, क्या होगा tan जो होगा कॉट का, या कॉट जो होता है tan का इन्वर्स होता है, यानी 1/tan थीटा होता है। सेक क्या होता है 1/cos होता है। बस इसको रिवर्स करो, लिख डालो, याद हो जाएंगे आपके टर्म्स सारे के सारे। चलो, तो अभी आपको पढ़ना है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या? साइन। हाँ, साइन के कहने का मकसद क्या है? साइन के कहने का मकसद ये है, पहले जो हमने ग्राफ बनाया था, मैं एक छोटा सा जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को बना लो कि ये एक सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल को जैसे पहले हमने बनाया था कि एक यूनिट सर्कल हम बना लेते हैं जनरली, ठीक है। और आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या होगा x होगा, ये क्या होगा x होगा। और अगर मैं नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्या मिलेगा बताओ? -x मिलेगा। ये आपको पता चल गया है ना, ये हमने पढ़ रखा है, जानते हो इसके बारे में, ठीक है ना। और अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, इसको मैं हटा ही देता हूँ, छोटा लिखने में ज़्यादा फायदा है। अगर मैं इस पर ट्रायंगल ड्रॉ करूँ
लाइक दिस। इसको मैं कहीं भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि आप बुक्स में देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन में ही ड्रॉ कर रखा है ट्रायंगल को, तो ऐसा नहीं कि हम वही करेंगे, ठीक है। हालांकि दोनों में एक्स है तो हमें वो करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक्स का मतलब क्या है कि सेम एंगल जो है वो फॉर्म करेगा, एंगल सेम है ना हमारे पास। तो हमें बस ये देखना है कि अगर मैं माइनस में जाता हूँ या प्लस में जाता हूँ तो मुझे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, मतलब जो इनका कोऑर्डिनेट है वो प्लस होगा या माइनस होगा। जो उनका कोऑर्डिनेट है प्लस होगा या माइनस होगा, ये आपको देखना है। तो हमने यहाँ पे पता है आपको कि हमने यहाँ पे क्या माना था, ए कॉमा बी माना था, इसका कोऑर्डिनेट माना था ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ए तो आपका हर अभी भी प्लस में है, ए तो अभी भी आपका क्या है, लेकिन बी कहाँ चला गया देखो तो, वाई तो माइनस में आ गया ना, यानी बी क्या हो गया, माइनस में हो गया। समझ में आ रहा है। अच्छा, इस चीज को जो है आपको बुक्स में ये भी दिखाया गया है कि यहाँ पे जो लेंथ है इसका वो एक्स है। क्यों बताया गया ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि लेंथ एक्स होगा तभी तो पाई रेडियन एंगल बनेगा। क्योंकि हम यहाँ पे जो रेडियस ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। जो रेडियस ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। 1 इसीलिए ले रहे हैं कि हमारा रेडियन जो है बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सके, है ना। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे अगर ए बी है, यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस में और बी माइनस में। इसी तरीके से आप हर एक क्वाड्रेंट के लिए कुछ ना कुछ बता सकते हो, क्या बता सकते हो ना। तो एक काम करते हैं, पहले इसके बेस पे जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं उस कंक्लूजन को देख लेते हैं। किसके बेस पे, केवल उसके बेस पे जो भी हमने पढ़ा कि माइनस एक्स होगा तो क्या होगा और प्लस एक्स होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो बाकी कोऑर्डिनेट्स तो आप लिख सकते हो ना, फटाफट उसको भी लिख लो। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 1। इसका क्या होगा, तुम सो रहा है -1, ठीक है। फिर और यहाँ पे क्या होगा 0, -1। चलो अब बताओ मुझे, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने बात किया है एंगल्स के लिए प्लस में और माइनस में। प्लस वाले के लिए तो हमने पढ़ लिया, प्लस वाले के लिए आपने पढ़ लिया है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देखो, तो अगर मैं बात करता हूँ साइन के बारे में, साइन माइनस एक्स, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, साइन माइनस एक्स। तो साइन माइनस एक्स क्या होने वाला है और कॉस माइनस एक्स क्या होने वाला है, इसी के बारे में हमें सोचना है पहले। देन जो है हम बाकी के बारे में भी पढ़ लेंगे, बाकी के बारे में भी हम सोच लेंगे कि बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो बताओ साइन माइनस एक्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दो कि साइन माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल की हम बात कर रहे हैं, और इस वाले एंगल के लिए यहाँ पे हम जो पॉइंट होगा वो हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स देगा, ये पॉइंट देगा ना आपको। और ये पॉइंट क्या दे रहा है आपको, ए दे रहा है और माइनस बी दे रहा है, ए दे रहा है और, तो ए क्या मतलब, ए वाले को हम कॉस बोलते हैं और बी वाले को ये होता है ना। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, पहले साइन चाहिए ना। साइन क्या होगा माइनस बी, साइन क्या होगा, आप यहाँ पे मैं एक टर्म्स ले देता हूँ आपको। ए इक्वल टू आपको पता है कि ये है साइन एक्स, सॉरी ए बराबर क्या होगा कॉस एक्स। वो डिपेंड करता है हम कैसे मानते हैं, अगर एक्स को हमने ए माना है तो वो कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और जो बी होगा वो क्या होगा साइन एक्स, ठीक है। और उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखो अब ध्यान से कि एक्स माइनस कॉस, यहाँ पे साइन माइनस एक्स क्या होगा, साइन माइनस एक्स, यानी कि ये माइनस वाला पॉइंट है। इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। इस कोऑर्डिनेट पे हमारा जो ए है ये वाला, ये कॉस देता है और ये क्या देता है साइन देता है, यानी कि माइनस साइन माइनस एक्स क्या दे रहा है आपको, माइनस बी क्या दे रहा है, और माइनस बी का मतलब माइनस साइन बी की वैल्यू रख दिया, माइनस जैसा वैसे छोड़ दिया। नहीं समझ में आया क्या, आया कुछ समझ में। यानी कि साइन माइनस एक्स क्या देगा आपको, माइनस साइन एक्स देगा, और वैसे ही कॉस माइनस एक्स क्या देगा आपको। तो वहां पे देखो कॉस क्या दे रहा है, ए दे रहा है आपको, क्या दे रहा है ए, और ए का मतलब ये हो जाएगा केवल कॉस एक्स, क्योंकि ये क्या है हमारा कॉस एक्स है ना। नहीं समझ में आ रहा, अरे
तो आप इसे आसानी से जस्टिफाई कर सकते हो कि साइन माइनस एक्स क्या होगा, साइन कॉस माइनस एक्स क्या होगा। बाकी के बारे में अगर हम निकालना चाहें तो बाकी भी निकाल सकते हैं क्या? बाकी निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। यानी अगर मैं बाकी बात करता हूँ किसके लिए, 10 के लिए, 10 माइनस एक्स और कॉट माइनस एक्स, फिर हमारे पास क्या है, सेक माइनस एक्स और कॉसेक माइनस एक्स के लिए हम बात करते हैं। ठीक है। हालांकि एक और तरीका बताऊंगा आपको इसको देखने के लिए, इसको विजुअलाइज करने के लिए, जिससे आपको याद रह सके। ये भी एक सिंपल सा तरीका है, आपको याद हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो जाएगा ना, आसान है। 10 के लिए बताओ, किसकी बात कर रहे हैं हम? 10 माइनस एक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो कि 10 माइनस एक्स का मतलब क्या है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन माइनस एक्स बाई कॉस माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स बाई कॉस माइनस एक्स क्या आएगा? तो साइन बाई कॉस माइनस में साइन बाई कॉस क्या होगा, यानी कि साइन बाई कॉस तो होगा 10, यानी मैं यहाँ पे 10x लिख सकता हूँ, माइनस 10x हो जाएगा। फिर नहीं समझ में आया? आ गया ना? मतलब एक सिंपल सा फंडा है, हम उसको देख के बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, यार हर बार क्या हम इसको देखेंगे या हर बार क्या इसको लिखना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, अगर ऐसा हम प्रोसीजर लेके चलेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हमें इसको देखना पड़ेगा कि माइनस में हो रहा है, प्लस में हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। तो फिलहाल एक बार इसको इसके बेस पे लेके चलते हैं, उसके बाद हम दूसरे तरीके से देखेंगे कि डायरेक्टली अगर मुझे कॉट चाहिए तो मैं डायरेक्टली ग्राफ से कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो एक बार देख लो, पहले इसके बेस पे देख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे हम। कॉट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, कॉट का क्या होगा? वही चीज़ होगा बस आपको। तो क्या मिलेगा बताओ? माइनस ही मिलेगा ना, माइनस कॉट एक्स। और यहाँ पे देखो सेक का मतलब 1 बाई माइनस साइन, अच्छा 1 बाई कॉस। तो 1 बाई माइनस कॉस का क्या होगा? तो 1 बाई माइनस कॉस का होता है कॉस एक्स, यानी 1 बाई कॉस एक्स, यानी क्या मिलेगा आपके पास? केवल सेक एक्स मिलेगा फिर प्लस में, क्योंकि वो प्लस में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, माइनस कॉसेक एक्स, कॉस एक्स माइनस एक्स है हमारे पास। तो कॉस एक्स माइनस एक्स का क्या होता है? तो ये हो जाएगा 1 बाई माइनस साइन एक्स। सॉरी, मतलब आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने डायरेक्टली बोल दिया आपको। इसका क्या आएगा? इसका अगर ऐसे मैं लिखता हूँ, पूरा का पूरा लिख देता हूँ कि साइन माइनस एक्स है ना, और साइन माइनस एक्स का मतलब माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स अगर है हमारे पास तो माइनस को बाहर रख लिया। 1 बाई साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है, कॉसेक एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? तो दिस इज द वन वे टू विजुअलाइज या वन वे टू फाइंड आउट द साइन ईच एंड एवरी टर्म्स के लिए। किसके लिए हम बात करें? एंगल ध्यान रखना, माइनस एक्स के लिए। एंगल क्या है? और यहाँ पे एक चीज़ और डिफाइन कर देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एक्स की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है फिलहाल के लिए। तो मैं यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू वेरी कर रहा हूँ वो है कहाँ से कहाँ तक? तो या तो 0 से बड़ी, π/2 से छोटी, या उसके बराबर, या उसके बराबर उसके इक्वल की हम बात कर रहे हैं। तो केवल इसी के बीच में वो वेरी कर रहा है, या फिर आपको माइनस एक्स कह सकते हो, और जो 0 है वो वेरी कर रहा है, जो हमारा एक्स है वो वेरी कर रहा है किससे? माइनस π/2 से। इससे माइनस π/2 ये वाला है ना, इससे क्या हो रहा है हमारे पास? 0 से लेकर माइनस π/2 के बीच में है। कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे क्या? थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ, ठीक है। क्या होगा? यही होगा क्या? ध्यान से देखो, कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको ध्यान से देखने के लिए। मैंने बोला 0 से लेकर माइनस π/2 के बीच में हमको रिप्रेजेंट करना है एक्स को। कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा, 0 से माइनस π/2। माइनस की तरफ जा रहे हैं ना, तो जब माइनस में जाएंगे तो 0 से छोटा मिलेगा ना हमें एक्स, और माइनस π/2 से बड़ा होगा ना, माइनस π/2 से बड़ा होगा ना, क्योंकि माइनस वाले के लिए कंडीशन चेंज हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ध्यान से देखो इसको। तो ये जो कंडीशन है वो इसके लिए अप्लाई हो रहा है, या तो इसके लिए या तो इसके लिए।
यानी आप ऐसे जनरली कह सकते हो कि एक्स इज द एक्यूट एंगल, एक्स इज, याद रहेगा क्या बोला मैंने, एक्स इज एक्यूट एंगल, ठीक है ना, ये एक्यूट एंगल के लिए डिफाइंड है। अच्छा, इसी का दूसरा तरीका जो मैं आपसे कह रहा था कि दूसरा तरीका भी हो सकता है इसको विजुअलाइज करने का, सिंपल सा तरीका, उसको देख लेते हैं एक बार। और ये आपको पता है, जो आपको पता है मैं बस उससे आपको लिंक कर रहा हूँ। सो आपको आधा तो याद रहेगा जो आपको पहले से पता है, बस उसको थोड़ा सा लिंक करके यहाँ पे ऐड कर लेना होगा, तो हमें वो चीज़ें याद हो जाएंगी। देखते हैं क्या है वो। अगर केवल माइनस थीटा की हम बात कर रहे हैं, केवल या तो एक्स की बात करें या तो माइनस एक्स की बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल है ये हमारे पास, क्या है, एक्यूट एंगल है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं एक पार्ट और चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका क्या होगा, सेकंड, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट के इसको मैंने ए माना है, इसको मैंने बी माना है, तो इस क्वाड्रेंट में कहीं भी अगर हम जाते हैं, कहीं भी किसी भी पॉइंट की बात करते हैं, तो वो ए कॉमा बी होगा। इस क्वाड्रेंट में अगर कहीं भी जाता हूं मैं, यहाँ से यहाँ तक मैं कहीं भी जाता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, ए तो हर बार प्लस होगा लेकिन बी माइनस होगा। इस क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूँ, या फिर इस क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, चलो इस क्वाड्रेंट में जाऊँगा तो क्या मिलेगा, ए ऑलवेज माइनस मिलेगा, लेकिन बी क्या होगा, बी प्लस में होगा। इस क्वाड्रेंट की अगर बात करता हूँ तो क्या मिलेगा, दोनों ही माइनस में मिलेगा, यानी ए कॉमा बी हो जाएगा। ऐसे नहीं है, समझ में आ रहा, हाँ बी भी माइनस होगा, ठीक है, चलेगा। अच्छा, अभी इसको ध्यान से देखो और यहाँ पे आगे बढ़ो कि अगर मुझे निकालना है साइन, तो मुझे पता होना चाहिए कौन से कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है, ठीक है ना। किसकी बात करना है हमें, कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है कि किस कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस एक्स और मैंने बोला है कि एक्स इज एक्यूट एंगल, एक्स इज, यानी एक्स एक्यूट होते ही अगर माइनस में है तो हमारा इनिशियल हर समय यही होगा, दिस इज द ओरिजिन, इनिशियल एक्सिस, ओरिजिन तो ये होता है हमारा, ओरिजिन तो ये होता है, बट ये इनिशियल एक्सिस बोलेंगे इसे। तो ये जो इनिशियल एक्सिस है वो आपका हर समय फिक्स होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ माइनस एक्स बोला है, माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, क्या आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये तो समझ में आ रहा है ना, क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो हमें जाना है क्लॉकवाइज। हमें क्या जाना है, और कितना जाना है, एक्यूट एंगल, मतलब कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकते हो, बस यहाँ से लेकर यहीं तक जाना है हमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब यहाँ तुम बताओ मुझे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, और उससे भी याद नहीं आ रहा तो एक काम करता, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर रहा हूं मैं। आपको मैंने बताया था कि अगर मैं इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये आपका क्या है, बेस है ना, और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, यानी ए इज द बेस और बी इज द परपेंडिकुलर। तो एक काम करता हूं, मैं इसको ए और बी, पी और बी में कन्वर्ट करके लिख लूं क्या, क्योंकि पी और बी में आपको याद है, पी एच बी एच पी बी करके जो है आपको सारी टर्म्स याद है ना, तो उसी टर्म्स में क्यों ना लिख लें जिस टर्म्स में तुम्हें याद है, क्योंकि हमें अपने मतलब किस तरीके से हमें याद रह सकता है वो इंपॉर्टेंट है। ए बी तो हम बाद में कन्वर्ट भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, ये हमारे पास बेस है, इसको मैंने बेस मान लिया और इसको क्या मान लिया, पी मान लिया, तो क्या मिलेगा बताओ मुझे, ये हो जाएगा आपके पास बेस और परपेंडिकुलर। इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस, बस चेंज कर लेना और कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपके पास हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, बस है ना। ये हमने बेस और परपेंडिकुलर के बेस में कन्वर्ट कर लिया इसको। यहाँ देखो अब क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। तो आपने लिखा पी बाई एच। अब बात आती है एच की। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एच निकालता हूँ, एच फाइंड आउट करता हूँ, तो एच की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, +1 होगी, क्योंकि आपने जो सर्कल बनाया था इस सर्कल में रेडियस क्या लिया था, 1 लिया था ना।
तो रेडियस तो हर बार आपको 1 ही मिलने वाला है। आपको होगा कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं, मान लो कि माइनस बी की वैल्यू मैंने मान लिया -1 ले लिया, और ये आपके पास बी का वैल्यू है -1 और पी का वैल्यू भी -1। मैंने बस एक एज्यूम लिया है, ठीक है, एक्चुअल नहीं है, बस एक नॉर्मल सा वो है, पैटर्न है। तो एच का वैल्यू क्या होगा बताओ? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का रूट अंडर, बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है क्या, और पी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर का मतलब फिर से 1 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा? रूट अंडर 2, प्लस ही आ रहा है ना, ठीक है ना। फिलहाल तो हम इसे प्लस मान के चलेंगे, यानी एच हर समय आपको पॉजिटिव होगा। ये याद रखना है आपको कि एच हर समय क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ आपको, इस तरीके में आपको ये ध्यान रखना है कि एच हमारा क्या होगा? हर समय ऑलवेज पॉजिटिव, एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे ध्यान दो गुड़िया, पी बाई एच होता है फॉर्मूला, क्या होता है? कौन से क्वाड्रेंट की बात की जा रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट में पी क्या होता है? माइनस पी होता है क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस पी होता है, और एच तो हमारा ऑलवेज प्लस होता है, यानी ये क्या होगा? एक चीज तो आपको याद है कि साइन थीटा ही होगा। क्या होगा? साइन थीटा ही होगा। और ये आपका ट्रिक का पॉइंट है कि साइन थीटा ही होगा, लेकिन माइनस होगा या प्लस होगा नहीं पता। तो माइनस प्लस कौन बताएगा? ये बता देगा आपको कि अगर p माइनस में है तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कॉस की, कॉस माइनस एक्स का, अब फटाफट देख लेते हैं। कॉस क्या होता है? b बाई एच। तो b क्या है आपका यहाँ पे? प्लस में, और एच भी प्लस में, यानी क्या मिलेगा? प्लस कॉस थीटा मिलेगा। क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? उसी तरीके से कॉस के बाद अगर हम बात करते हैं टेन थीटा की, टेन माइनस एक्स की बात कर लो। उसके पहले तो आपको साइन कॉस को देखना पड़ रहा था ना, अब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत आपको वो जो है सहूलियत मिल जाएगी। देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या होता है फॉर्मूला? पी बाई बी होता है। तो पी बाई बी, देखो तो यहाँ पे पी और बी क्या है? एक प्लस में एक माइनस में है, और जाहिर सी बात है एक प्लस में हो एक माइनस में हो, डिवाइड करेंगे तो माइनस में मिलने वाला है, और टेन थीटा तो टेन थीटा होता ही है, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस टेन एक्स हो जाएगा। क्या नहीं समझ में आ रहा? आसान है ना। फिर हम कॉट की बात करते हैं, तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा? कॉट एक्स तो इसी का रिवर्स होता है, तो माइनस कॉट आएगा आपके पास, माइनस कॉट एक्स। और नहीं तो आप यहाँ पे देख लो, ये आपको ये माइनस में था, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, चलो ऐसे कर लेते हैं, बी बाई पी कर लेते हैं माइनस का। बात तो ये कि आप माइनस नीचे रखो या ऊपर रखो, ठीक है ना, याद रहेगा। कॉट के बाद क्या आता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा बोलो, सेक एक्स क्या होगा? हाँ क्या होता है गुड़िया? साइन का कॉस का उल्टा होता है ना, तो क्या हो जाएगा? एच बाई बी। और यहाँ बी क्या है? बी क्या है? प्लस में है ना, यानी कि क्या मिलेगा आपको? प्लस सेक थीटा मिलेगा, या फिर सेक एक्स है तो सेक एक्स मिलेगा। और सेक के बाद क्या आ गया आपके पास? कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स क्या होगा? एच बाई, तो माइनस पी हो जाएगा, जो मिलेगा माइनस कॉसेक एक्स। तो क्या अब किसी भी वैल्यू को मैं डायरेक्टली पूछूं तो याद कर सकते हो, बता सकते हो? सिंपल सा तरीका है। देखो अगर मैंने मान लो तुमसे पूछा क्या टेन थीटा, तो टेन क्या होता है? पी बाई बी होता है। यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो कि अगर हम इस क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ये जो एक्स होता है वो बेस होता है हमारा, और जो नीचे होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर माइनस में है और बेस क्या है? प्लस में है। बेस क्या है? तो जब भी एक माइनस में आ गया तो ऑटोमेटिकली वो क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। कोई प्रॉब्लम है? हाँ नहीं ना, पक्का? आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम क्या करने वाले हैं, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए था, ये जो भी हम काम कर रहे हैं, सॉरी कौन से क्वाड्रेंट के लिए था? फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। देखो ना हम कहाँ पहुँच गए हुए हैं, माइनस एक्स की बात कर रहे हैं ना, तो माइनस एक्स कहाँ जा रहा है आपको? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं वो अभी किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे? फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब हम यहाँ से बहुत सारा कंक्लूजन निकालने वाले हैं, और बहुत सारा यूजफुल जो है एक फॉर्मूला बनेगा आपका जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। मिटा दो इसे।
तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबके बारे में एक पूरा का पूरा चार्ट बना लेते हैं कि कब कौन माइनस में होगा, कब कौन सा प्लस में होगा, केवल क्वाड्रेंट के बेस पे। मुझे लगता है कि अब आसान है बना लेना। बना सकते हो ना? एक बार यहाँ लिख देता हूँ, फिर बनाते हैं। इतने में आ जाएगा, छोटा करूँ इसे। चलो यहाँ लिखता हूँ मैं साइन थीटा कॉस सेक थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा और टेन थीटा, या टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, हम केवल साइन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? साइन क्या क्या होगा उसके बारे में। ठीक है, बाकी आगे ही बताऊंगा बहुत सारा कुछ। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। चार्ट को बनाना बहुत आसान है। देख के जो ग्राफ आपने बनाया था अभी कुछ देर पहले पी और एच वाला, उसके बेस पे बना सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको ये बना देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपके पास, मैं जो आपको याद है पी एच बी एच पी बी, उसी के बेस वाला बनाता हूँ। ठीक है ना, उससे ज़्यादा आसान है, आपको समझ लेना। तो ये आपके पास क्या है, बी है ना, और ये क्या है, बेस है ना, इसको बेस ही मानते हो ना। और ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, माइनस बी हो जाएगा फिर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? आसान है ना, अपने तरीके से काम चलोगे करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे किसके बारे में बात करनी है मुझे, साइन के बारे में बात करनी है। तो साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट की बात करनी है? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पे है, पता है ना आपको? ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है क्या है, पी बाई एच। एच तो हर समय प्लस है, यानी एच के बारे में तो हमें सोचने की जरूरत है ही नहीं है ना। जब एच प्लस में यानी सारा का सारा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, पी के ऊपर है। यानी पी प्लस होगा तो साइन प्लस मिलेगा और पी माइनस होगा तो साइन। नहीं समझ में आ रहा क्या? क्या हो गया, प्रॉब्लम है? फिर क्या मिलेगा साइन में? अगर हमारे पास पी यानी परपेंडिकुलर जो है अगर प्लस होता है तो साइन प्लस देगा, साइन की वैल्यू प्लस हो जाएगी। और अगर पी माइनस है तो माइनस मिलेगा। तो बस देखते जाओ और बताते जाओ कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पी क्या है, प्लस है, यानी ये भी क्या मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पी क्या है, प्लस है, तो ये भी क्या मिलेगा, क्योंकि एच तो हर समय प्लस है, एच तो प्लस है ना, एच में तो कोई बदलाव आ ही नहीं रहा। नहीं, बाकी बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में पी क्या है, यानी इट गिव अस माइनस। नहीं समझे? फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी माइनस मिलेगा आपको। आसान है क्या? हाँ तनु फटाफट बताओ तो इसे, कॉस के लिए, कॉस के लिए प्लस लिख दो डायरेक्टली। हाँ जी, क्या होता है कॉस की वैल्यू क्या होती है, बी बाई एच होता है ना। तो ये सारा का सारा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, बी के ऊपर है इसका। यानी बी प्लस तो ये प्लस, बी माइनस तो ये भी माइनस। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं तो ये आपको प्लस मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अगर देखता हूं तो बी क्या होगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में बी माइनस में है तो ये भी क्या होगा, माइनस ही होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखता हूँ बी प्लस है तो ये भी क्या होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? सेक के लिए बताओ, सेक क्या होता है, क्या होता है, एच बाई बी। यानी एच तो प्लस है, बी सारा का सारा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, बी के ऊपर है। यानी सब कुछ कॉस के हिसाब से चलेगा फिर, होगा ना। तो ध्यान रखना कि जो जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, मतलब साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो जो साइन प्रॉपर्टी साइन के लिए होगी वही प्रॉपर्टी कॉसेक के लिए भी होगी। और जो प्रॉपर्टी कॉस की होगी, साइन प्रॉपर्टी की हम बात करें, जो प्लस माइनस की साइन की बात की जा रही है, वही प्रॉपर्टी किसके लिए भी होगी, कॉसेक के लिए, सेक के लिए भी होगी। क्योंकि
कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? 1 होता है। नहीं, अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप चेक करके देख सकते हो कि आपने क्या देखा था अभी, ये होता है हमारे पास h बाई बी, एच तो प्लस है और b क्या होता है, तो b यहाँ से देख लेते हैं, b प्लस है माइनस है, तो b क्या हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, देखो तो वही है ना जो साइन कॉस का था। तो ये याद रहेगा आपको कि जो कॉस की प्रॉपर्टी होगी, साइन प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं, वही साइन प्रॉपर्टी किसकी होगी, सेक की होगी, और जो आपके पास साइन की होगी वही, तो फटाफट लिख दो क्या इसे, प्लस प्लस माइनस और माइनस, जैसे ही वेरीफाई करना है। चलो टेन की बात करते हैं और कॉट की बात कर लेते हैं। किसकी बात करोगे पहले, कॉट की। देखो कॉट क्या होता है, हालांकि मैंने रिवर्स लिया, पहले 10 लेना चाहिए था ना, कोई बात नहीं। तो क्या होता है ये b बाई पी होता है, ठीक है ना। तो b बाई पी का मतलब पहले वाले कोऑर्डिनेट के लिए देखो दोनों ही प्लस है, जब दोनों ही प्लस है तो ये भी क्या होगा प्लस। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो दोनों में से एक माइनस है तो ये भी माइनस मिलेगा, चाहे ऊपर हो या नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड कर रहे हैं ना हम, b बाई पी बोले या p बाई बी बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बस हमें साइन चाहिए, हमें साइन प्रॉपर्टी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ माइनस मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, दोनों ही माइनस में है, जब बोथ आर इन माइनस तो आपके पास आपको फॉर्मूला क्या पढ़ा था, b बाई पी पढ़ा था ना, माइनस से माइनस, यानी दोनों माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा ये। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो एक माइनस में है तो डेफिनेटली ये माइनस में आएगा, और वही प्रॉपर्टी किसके लिए काम करेगा, 10 के लिए काम करेगा, यानी ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस और माइनस। मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी है, या आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ आसान है ना, याद रहेगा।